नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय खेलों के लिए लोगों समेत 5 प्रतीक चिन्हों की हुई लॉन्चिंग। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी समेत पीटी उषा ने की शिरकत। खिलाड़ियों में उत्साह। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता हुआ साफ। कांग्रेस ने आरक्षण सूची पर उठाए सवाल। कहा, आरक्षण विधेयक की मंजूरी में नियमों की हुई अनदेखी। राजधानी देहरादून में सीनियर सिटीजन बन रहे अपराधियों का शिकार। ओएनजीसी हत्याकांड के बाद सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। बुजुर्गों को भारी पड़ रहा अकेलापन। और पौड़ी पुलिस साइबर ठगों पर कस रही शिकंजा। साल भर में दर्ज हुए साइबर फ्रॉड के 72 मुकदमों में से 58 पर हुई कार्रवाई। पीड़ितों को लौटाए गए उनकी गाढ़ी कमाई। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर जो पेच फंसा था उसका रास्ता साफ हो चुका है, जिसके बाद राजनीतिक दल अपनी चुनावी बसात बिछाने में जुट चुके हैं। लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस आरक्षण सूची को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। खत्म होने वाला है निकाय चुनाव का इंतजार। ओबीसी आरक्षण का रास्ता हुआ साफ। राजनीतिक दल बिछाने लगे चुनावी बसात। कांग्रेस ने उठाए आरक्षण सूची पर सवाल। मुंह बाए खड़ी चुनौतियां हजार। उत्तराखंड में एक लंबे अरसे के बाद निकाय चुनाव का वक्त नजदीक आ चुका है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो पेच फंसा था उस पर रास्ता साफ हो चुका है। शहरी विकास विभाग द्वारा नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण को मंजूरी दे दी गई। निदेशालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के मुताबिक नगरपालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के लिए अनंतिम अधिसूचना जारी की गई है। इस बार आरक्षित सीटों पर बड़ा बदलाव किया गया है। नगर निगम सीटों की अगर हम बात करें तो ऋषिकेश नगर निगम एससी को दी गई है। देहरादून नगर निगम सीट सामान्य रखी गई है। हरिद्वार नगर निगम सीट ओबीसी महिला को दी गई है। पिथौरागढ़ नगर निगम भी सीट महिला को दी गई है। नगर निगम अल्मोड़ा भी महिला को दी गई है। काशीपुर नगर निगम अनारक्षित सीट है। नगर निगम रुड़की भी महिला सीट है। नगर निगम श्रीनगर भी अनारक्षित सीट है। रुद्रपुर नगर निगम भी अनारक्षित सीट है। हल्द्वानी नगर निगम ओबीसी सीट है। कोटद्वार नगर निगम अनारक्षित सीट है। निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण तय हुए तो राजनीतिक दल चुनावी बिसात बिछाने में जुट गए। अब पार्टियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में उतारने की है। उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मंथन शुरू हो चुका है। बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी होने का दावा करती नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस तो महाज्ञानी है और इसीलिए शायद जनता उनको बार बार हार का मुंह दिखाने का काम करती है। ओवर कॉन्फिडेंस होकर के जब कांग्रेस अपने बयानबाजी करती है तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनके जो वो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के वो चलने की कोशिश करते हैं, वो गौण हो जाते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता से लेकर के मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम वरिष्ठ नेतागण नगर निकाय चुनाव को जीतने के लिए प्रयासरत हैं और हमारी पूरी टीमें पहुंच चुकी है, हमारी टोलियां पहुंच चुकी हैं अपने सभी जिलों में और वहां से पर्यवेक्षक हमारे अपनी रिपोर्ट बना करके देंगे किसको क्या टिकट मिलना है और पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की संगठन की ओर से है। वहीं कांग्रेस भी अपनी पुख्ता तैयारियों का दावा कर रही है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि हर वर्ग के प्रत्याशी को लेकर मंथन पहले ही हो चुका है और तारीखों का ऐलान होने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाएगी। देखिए, यही अपेक्षित था भारतीय जनता पार्टी से। हम जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इस वक्त प्रदेश की जनता उनसे खासी नाराज़ है और इस करके वो अपने हिसाब से जो है आरक्षण की सूची जारी करेंगे और साम दाम दंड भेद का वो प्रयोग करेंगे। और उनके पैतरों से क्योंकि हम भली भांति अब वाकिफ़ हो गए हैं और 1 साल का जो लंबा वक्त बीता है उसमें कांग्रेस ने भी अपनी पूरी तैयारी की है। जहां एक तरफ अब राजनीतिक दल अपनी मजबूत रणनीति और दावेदारों को लेकर मंथन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस आरक्षण सूची पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी सरकार ने जल्दबाजी में अधिसूचना जारी की है जिसमें नियम और कानूनों का उल्लंघन किया गया है।
आरक्षण के मुद्दे पे महत्वपूर्ण 3 विषयों पे मैं बात रखना चाहूँगा। एक तो जो हमारे प्रदत्त अधिकार हैं संविधान से या जो आज तक चलता रहा है, उस पे बड़ा कुटाराघात भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने किया है। इन्होंने नगर पालिकाओं में ऐसी नगर पालिकाएँ जिनमें 10,000 से कम संख्या एससी की है, उनको आरक्षण से बाहर कर दिया है। ये लोगों के मौलिक अधिकार का हनन है और मुझे लगता है कि जो असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, एससी को लेकर इनकी जो सोच है वो इससे परिलक्षित होती है। दूसरा, आरक्षण जो लागू करने का इन्होंने जीवो जारी किया, उसमें मेरा ये कहना है कि हमारी विधानसभा की अवमानना है। जो 70 विधायक चुन के आए हैं विभिन्न क्षेत्रों से, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी अवमानना है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अधिसूचना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी सुझाव और आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही अंतिम सूची जारी की जाएगी। लेकिन आरक्षण सूची जारी होते ही राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों में चर्चाएं तेज हो गई है। कई दल इसे समावेशी लोकतांत्रिक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे क्षेत्रीय असंतुलन का कारण बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इसका फायदा आखिर अंत में किस दल को मिलेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लोगो, शुभंकर, एंथम, जर्सी और टॉर्च की लॉन्चिंग कर दी गई है। देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में आयोजित भव्य कार्यक्रम में सीएम धामी, भारतीय ओलंपिक्स संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल मंत्री रेखा आर्य ने शिरकत की। आपको बता दें कि 28 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहे नेशनल गेम्स को लेकर जहां एक तरफ खिलाड़ियों में उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहीं उत्तराखंड सरकार भी राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए काफी उत्साहित नजर आ रही है। राजधानी देहरादून शहर, जो कभी अपनी स्वच्छ आबो हवा और रिटायरमेंट लाइफ के लिए जाना जाता था, अब वो शहर असुरक्षित हो चला है। वजह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा क्राइम ग्राफ। हाल ही में देहरादून के बसंत विहार इलाके में ओएनजीसी से रिटायर्ड इंजीनियर की हत्या के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राजधानी में सीनियर सिटीजन कितने सुरक्षित है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड राज्य को सीनियर सिटीजन के लिहाज से काफी सुरक्षित माना जाता है और इस बात का दावा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े भी करते हैं। खासकर देहरादून उन मशहूर शहरों में शामिल है जहां पर रिटायरमेंट के बाद लोग सुकून के पल बिताना पसंद करते हैं। देहरादून शहर में बसंत विहार, डिफेंस कॉलोनी, मोहित नगर, डालनवाला और राजपुर रोड सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रिटायरमेंट के बाद देश के कई बड़े अधिकारी, नेता, खेल और बॉलीवुड से जुड़े प्रतिष्ठित लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी कोठियां बनाई हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शहर में अकेले रह रहे बुजुर्ग अपराधियों का शिकार हो रहे हैं। चोरी और लूट के लिए अपराधी इन्हें टारगेट करते हैं और इसका बड़ा कारण सुरक्षा प्रबंध की अनदेखी है। हाल ही में हुए ओएनजीसी के रिटायर्ड इंजीनियर की हत्या के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राजधानी देहरादून में सीनियर सिटीजन कितने सुरक्षित है। हालांकि कुछ समय पहले देहरादून में अकेले रहने वाले बुजुर्गों का सत्यापन अभियान भी किया गया। इनमें 2050 बुजुर्ग ऐसे पाए गए थे जो अकेले रहते हैं और बुजुर्गों की सहायता का जिम्मा बीट की चीता पुलिस को सौंपा गया था। देखिए, पूरा अभी बीच में भी हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन में डेटा बनाया था, लेकिन डेटा हर घर में ना, हम भी अपील करते हैं कि अगर कोई सीनियर सिटीजन अकेले रह रहा है तो हमारे थाने में अपना रजिस्ट्रेशन करा ले, अपनी सूचना दे दे, तो हम उनसे रेलिवेंट नंबर भी कर लें और बीच बीच में हम एक बार जब भी हमारी चीता पुलिस या गश्त वगैरह निकलती है तो पूछ लें। और इसको और बृहद रूप से मुझे लगता है कि बढ़ाने की जरूरत है। कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करने की जरूरत है। जहाँ ऐसे लोग रह रहे हैं तो एटलीस्ट उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करें, उनका थोड़ा ख्याल रखें। बाकी पुलिस जरूर उनकी सुरक्षा के लिए जितना पॉसिबल है उतना करेगी। वहीं एसएसपी अजय सिंह का यह भी कहना है कि अकेले रहने वाले सीनियर सिटीजन्स को थाने में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए ताकि समय समय पर पुलिसकर्मी उनके घर जाकर उनका हालचाल पूछ सके। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। इसके लिए अब पुलिस एक बार फिर से बड़े स्तर पर रजिस्ट्रेशन को लेकर अभियान चलाएगी। डेफिनेटली ये सही बात है। जो सोसाइटीज के रूप में रह रहे हैं एटलीस्ट वहाँ पर उनकी भी जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर वो भी थोड़ा जागरूक रहे, मैंने क्या कहा, थोड़ा सीसीटीवी कवरेज बढ़ा ले। अगर गेटेड कॉलोनी है तो चौकीदार अगर मिलकर रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फर्क पड़ता है। जहाँ लोगों ने रखा, मैंने देखा वहाँ पर चोरियाँ भी बंद हुई हैं, वहाँ पर इस तरह की घटनाएं भी बंद हुई हैं। और इस तरह का डेटा कलेक्ट करने की कोशिश हम भी करेंगे, सोसाइटी से भी कहेंगे। लेकिन जैसा मैंने फील किया है कि जो घटनाक्रम हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा लोग कुछ बताने की कंडीशन में नहीं थे, क्योंकि उनको खुद जानकारी नहीं थी कि वो कब जाते हैं, कहाँ से आते हैं, कब लौटे। चूँकि वो एक दिन पहले ही लौट के आए थे, लेकिन मैंने जो कुछ लोगों से बात करी तो कह रहे उनको जानकारी नहीं थी कि वो कल लौटे, कि परसों लौटे, कि कब गए थे। तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक मिसिंग लिंक है, जिसको कोशिश करेंगे कि एक कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए।
वहीं बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर जब सीनियर सिटीजन से बात करनी चाहिए तो उनका भी ये मानना है कि घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्ग अब सुरक्षित नहीं हैं। अपराधी किसी भी रूप में आकर घटना को अंजाम दे सकता है। सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। यहाँ लोग जो है ना अकेला देख के बहाना बना के बिजली का कोई एक ही तुम्हारी बिजली खराब हो गई है, इस बहाने वो अंदर घुस जाते हैं और अंदर जाके फिर वो मर्डर कर देते हैं। वहीं एक बुजुर्ग का ये भी कहना है कि पुलिस भी हर समय किसी के घर पर नहीं रह सकती, इसलिए सीनियर सिटीजन को भी जागरूक होना पड़ेगा। अपने घरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे, तभी सीनियर सिटीजन सुरक्षित रह सकते हैं। नहीं तो पुलिस अभियान चला के क्या करेंगी? कोई अपने घर में थोड़ी वो कर सकती है। हर आदमी को सिक्योरिटी नहीं दे सकती ना पुलिस। प्रिकॉशन तो आपको ही रखना पड़ेगा। आपको हर चीज़ में अपना प्रिकॉशन खुद रखना पड़ेगा। अखबार में भी निकलता है कि रोज़ की ये फ्रॉड से बचो, फिर भी तो लोग फ्रॉड हो रहे हैं ना रोज़, क्योंकि लोग ध्यान ही नहीं देते। लोग सोचते हैं, लोग मतलब पढ़े लिखे अनपढ़ टाइप की सिचुएशन हो गई है कि रोज़ मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ कि आज इससे 1 करोड़ रुपए लूट लिया, वो कर लिया, ऑनलाइन कर लिया। अरे जब पूरा पेपर आ रहा है भाई साहब पढ़ के कि ऑनलाइन नहीं होता है कोई, फिर भी वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं उस बात का, अपना आप वो कर रहे हैं, तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। देहरादून के पोश इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों के पास वैसे तो कोई कमी नहीं है, लेकिन समस्या है तो अकेलेपन की, और यही डर उन्हें खाए जा रहा है, क्योंकि राजधानी देहरादून में अब सीनियर सिटीजन अपराधियों का शिकार बन रहे हैं। ऐसे में अब जरूरत न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने की है, बल्कि सीनियर सिटीजन्स को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। भारतीय युवा कांग्रेस के प्रमुख कार्यक्रम यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम के 5वें संस्करण को लेकर यूथ कांग्रेस के प्रदेश मीडिया चेयरमैन देवेश उनियाल ने जानकारी साझा की। देवेश उनियाल ने बताया कि बेरोजगारी और नशा ये दोनों समस्या समाज के लिए गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है और देश के युवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। मोदी सरकार अपने 2 करोड़ नौकरियों के वादे को पूरा करने में विफल साबित हुई है। तो जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि देश में बढ़ती बेरोजगारी और जो हमारे प्रदेश में और पूरे देश में बढ़ता हुआ नशा है, उसको रोकने के लिए जो हमारे नए नवनियुक्त प्रेसिडेंट हैं श्री उदय भानु चिप जी, उनके द्वारा एक नई मुहिम चलाई गई है, नौकरी दो नशा नहीं। तो उसी के साथ जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है यंग इंडिया के बोल, आज उसके सीज़न 5 का हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं। ये पूरे देश भर में इसका जो 5th सीज़न है उसका लॉन्च हो रहा है। ये जो भी हमारे यंग प्रोफेशनल या यंग लीडर्स हैं, जो भी लोग राजनीति में रुचि रखते हैं या पब्लिक स्पीकिंग में रुचि रखते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो अपनी आवाज़ को आगे ले जा सकें और भारतीय युवा कांग्रेस के नेशनल स्पोक्सपर्सन तक बनने की उनकी राह का जो इनिशियल स्टेप है वो यही है। वहीं गदरपुर में विधायक अरविंद पांडे ने करतारपुर मार्ग के निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक अरविंद पांडे ने बताया कि करीब 4 किलोमीटर सड़क को बनवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका फायदा आने वाले दिनों में किसान और स्थानीय लोगों को जरूर मिलेगा। तो इस रोड के लोगों ने कई बार मुझसे कहा कि इसका एस्टीमेट बनवा के शासन को भेजा था और शासन से प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए की सड़कें बनाने की हमको अधिकार हमको मिला हुआ है। तो 10 करोड़ रुपए की लागत में हम अपनी प्राथमिकता देते हैं। तो उस प्राथमिकता में इस वित्तीय वर्ष में करतारपुर रोड को मैंने दिया है, उसकी स्वीकृति होकर आ गई है। आज इसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। मैं क्षेत्रवासियों को इसकी शुभकामना देता हूँ, बधाई। क्षेत्रवासी नाला निर्माण की भी मांग कर रहे हैं सड़क के साथ। बिल्कुल, मैं कोशिश करूँगा कि इसी सड़क के साथ ही नाला भी इसका बन जाए। वहीं चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक में नेपाल सीमा को जोड़ने वाली अहम सड़क खालगढ़ रोसाल के डामरीकरण में ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई सड़क से डामरीकरण पूरी तरह निकल चुका है। लोगों ने बताया कि डामरीकरण के दौरान कोई भी विभागीय अभियंता कार्यस्थल पर मौजूद नहीं था, जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। देखिए ऐसा है, ये सड़क पूरी तरह से इसमें बार बार डामरीकरण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन वो डामर ये लोग सुबह डामर करते हैं, शाम को उखड़ जाता है। अभी पीडब्ल्यूडी ने बांको और बुरकिल्ला के बीच में डामरीकरण किया है। 4 दिन के बाद वह डामर उखड़ गया। उसके बाद चौथे दिन उन्होंने जो है तो उसमें पैच वर्क करना पड़ा। तो पूरी तरह से जो है भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें, और पूरी सड़क खराब हो गई है। जहाँ जहाँ इन्होंने पैच वर्क करे हैं सारा डामर उखड़ गया है। वहाँ लोग यात्री चोटिल हो रहे हैं, बाइक वाले गिर रहे हैं। कल एक भाई साहब रानीखेत से आए थे, वो वहाँ चोटिल हो गए, उनके घुटने में चोट लग गई। तो मतलब काफ़ी सारी जो है दिक्कतें हो रही हैं। जबकि ये महत्वपूर्ण सड़क है, जो खालगढ़ा से रोसाल जो है महत्वपूर्ण सड़क है। इसमें जब यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी जी ठाटा में रात्रि प्रवास में यहाँ पर आए थे, रामलीला मैदान से उन्होंने जो है इसकी हॉट मिक्स की घोषणा की थी, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। अब विभाग का कहना है कि हम इसमें डामरीकरण करा रहे हैं, तो अभी हॉट मिक्स होने में जो है तो मानक से बाहर है।
वहीं रुड़की के छावनी परिषद में मौजूद साल पुराने पार्क में तोड़फोड़ को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रदर्शन किया गया है। धरना दे रहे लोगों ने आरोप लगाया कि रुड़की छावनी परिषद पार्क की कमर्शियल दुकानों का निर्माण करवा रहा है, लिहाजा पार्क में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, जिसका विरोध किया जा रहा है। ये यहाँ ऐसा सुना है कि दुकानें बनाएंगे कमर्शियल पर्पस पर। ये पार्क तो भाई साहब मेरे 62 साल उम्र हो गई जब मैंने होश संभाला। ये पार्क था, यहाँ बीच में फुहारा था। इसे फुहारे के नाम से आज भी कहते हैं, रिक्शा वाले को कहते हैं कहाँ उतरना है, फुहारे पे उतरना है। तो ये पार्क तो मेरे पैदाइश से पहले का है। नहीं, ये पार्क उजाड़ना तो गलत है। देखो, मैं सुबह जब मॉर्निंग वॉक को निकलता हूँ तो यहाँ बहुत सारे बच्चे वर्जिश करते हैं जो फौज में भर्ती होने वाले हैं, और भी कई लोग यहाँ पर अपना सुबह वर्जिश वगैरह करते हैं। तो ये पार्क को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। वहीं पौड़ी पुलिस ने साल भर में दर्ज हुए 72 साइबर फ्रॉड के मुकदमों में से 58 पर कार्रवाई की है। इसके अलावा पुलिस ने 1 करोड़ 3 लाख रुपए की धनराशि पीड़ितों के खाते में वापस करवाई है। एसएसपी लोकेश्वर सिंह की माने तो ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने साइबर ठगों को लेकर लोगों से भी जागरूक रहने की अपील की है। जनपद पौड़ी गढ़वाल की पुलिस के द्वारा लगातार फाइनेंशियल फ्रॉड व साइबर फ्रॉड के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 72 मुकदमे वर्ष भर में पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें कुल 58 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और कुल 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि विक्टिम्स को वापस करवाई गई है। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल या साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उसकी आप शिकायत 1930 के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर अवश्य दें और निकटतम पुलिस स्टेशन में भी इसकी शिकायत अवश्य करवाएं। वहीं काशीपुर में 9 दिसंबर को गुरुद्वारे में हुए गोलीकांड मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अवैध पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। दरअसल 9 दिसंबर को गुरुद्वारे में एक विवाद सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें अचानक एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को जान से मारने की नियत से गोली चलाई और घटना के बाद से वो फरार हो गया था। 2 पक्षों द्वारा गुल्लरबोजी जो गुरुद्वारा है उसमें पुराने किसी विवाद को निपटाने को लेकर पंचायत की जा रही थी और वहाँ पे किसी द्वारा फायरिंग की सूचना हमको मिली थी। तो जसपुर थाने में हमने 9 तारीख को ये मुकदमा पंजीकृत किया था। सिमरनजीत जी की तहरीर थी, उसमें से एक अभियुक्त को जिनके द्वारा फायरिंग की गई थी हमारी टीम द्वारा कल रात को गिरफ्तार किया गया है और आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। सर, आरोपी पर कुछ आपराधिक मुकदमे? हाँ, इसमें काशीपुर और जसपुर में कुछ पुराने मुकदमों की जानकारी भी है और वो भी इसमें क्या बोलते हैं जांच में शामिल की जाएगी। वहीं रुद्रपुर में श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने महानगर इकाई के शपथ ग्रहण समारोह में धूमधाम से इसका कार्यक्रम आयोजित किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पंजाब के मशहूर गायक अमर संधू ने शिरकत की। इस दौरान मशहूर सिंगर अमर संधू ने कई गाने गाए और उनके गानों ने कार्यक्रम में शमा बांधने का काम किया। कार्यक्रम में पुलिस का भी कड़ा पहरा नजर आया। उनका अनुभव और उनकी पूरी टीम, राजकुमार शर्मा जी, उस्मान जी और उनकी जो पूरी टीम है, वो टीम भी बड़ी अनुभवी भी है, युवा भी है और उत्साही भी है। तो उसकी टीम के द्वारा ये जो पत्रकार यूनियन के माध्यम से जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिस तरीके से वह अपनी भूमिका को निभाता है लोकतंत्र में, उस भूमिका का निर्वहन करते हुए समाज सेवा में लगे रहेंगे, अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो ये रंगारंग कार्यक्रम का आज आयोजन किया गया है, ये भी बड़ा ऐतिहासिक है। उधर पौड़ी पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत फरार वारंटी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी न्यायालय में लगने वाली पेशियों में नहीं पहुंच रहा था, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। राष्ट्रीय खेलों के लिए लोगों समेत 5 प्रतीक चिन्हों की हुई लॉन्चिंग। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी समेत पीटी उषा ने की शिरकत। खिलाड़ियों में उत्साह। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का रास्ता हुआ साफ। कांग्रेस ने आरक्षण सूची पर उठाए सवाल। कहा, आरक्षण विधेयक की मंजूरी में नियमों की हुई अनदेखी। राजधानी देहरादून में सीनियर सिटीजन बन रहे अपराधियों का शिकार। ओएनजीसी हत्याकांड के बाद सुरक्षा पर उठ रहे सवाल। बुजुर्गों को भारी पड़ रहा अकेलापन।
और पौड़ी पुलिस साइबर ठगों पर कस रही शिकंजा। साल भर में दर्ज हुए साइबर फ्रॉड के 72 मुकदमों में से 58 पर हुई कार्रवाई। पीड़ितों को लौटाई गई उनकी गाढ़ी कमाई।